हम लोगों ने जो कल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे उसमें इंडक्टर के बारे में समझा था और इंडक्टर के बेसिक फंडामेंटल्स में ये चीज़ों के बारे में समझा था कि अगर हमारे पास इस इंडक्टर में करंट बाहर से जो आ रहा है जिसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं वो कांस्टेंट है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 रहता है। पर अगर इसमें करंट इंक्रीजिंग होता है तो उसको अपोज करना होता है। करंट इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब सिंपल है, फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स को डिक्रीज करना है, मतलब करंट को डिक्रीज करना है। करंट को डिक्रीज करना है तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट आनी चाहिए और इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस वजह से ये आया था और इस पॉइंट का नाम तुमने ए लिखा, इस पॉइंट का नाम तुमने बी लिखा, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू VAB का कितना आया, L di/dt। और अगर तुम इंडक्टर की बात करते हो और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये इंड्यूस करंट है, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है मतलब फ्लक्स डिक्रीजिंग है। उसको इंक्रीज करना है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इधर आएगा। तो यहाँ पे जब ये एंड ए है और ये बी है तो ये तुम्हारे पास अब BBA आएगा, L di/dt। और मैंने तुम्हें बोला ही था इसमें di/dt जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है और इसमें di/dt जो है बेटे वो लेस देन 0 आ रहा है। तो दिस वाज अवर डिस्कशन अर्लियर, राइट। अब हम लोग ना बच्चों बहुत जबरदस्त पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, सुनिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेसिक्स फंडामेंटल्स वाला क्लियर करते हैं कि ग्रोथ ऑफ करंट in an inductor across a battery के अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस अ बैटरी। जैसे तुमने एक इंडक्टर बनाया, एक सेल बनाया और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये इंडक्टर तो है, ये आइडियल है क्योंकि आइडियल इंडक्टर की हमेशा रेजिस्टेंस जो होती है क्या होती है, 0। और ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तुम जैसे स्विच ऑन करोगे T0 पे, जैसे तुम स्विच ऑन करोगे तो विद द ड्यू टाइम करंट इंक्रीज करेगा और करंट की जो T0 पे वैल्यू है वो I0 है और एट एनी टाइम T करंट की वैल्यू I है और जब T का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, बहुत ज्यादा जिसको बोल देते हैं, तो उसकी वैल्यू फिर मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। अब मेरा पॉइंट सुनो। सो ये मान लो इसका EMF E है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें L di/dt आएगा और यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो तुम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ। कैसे, देखो एक बार, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये L di/dt आ गया और ये सेल जो तूने बाहर से लगाया था ये, इसका ये आ गया EMF, इसका ये आ गया। यहां से शुरू हो जाओ ऐसे करके, इधर से इधर गए तो ये आ गया बेटे माइनस L di/dt प्लस E इज इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि करंट तो फ्लो कर रहा है इसी में इंस्टेंट पे, पर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। EMF का वैल्यू बेटा तुम्हारे पास आ गया L di/dt, L di/dt। अब इसको रीअरेंज करो तो di कितना आ गया, E/L इंटू dt। अब क्या किया, इंटीग्रेट, और जब तूने बेटा इसको इंटीग्रेट किया
तो इंटीग्रल डी आई आ गया, ई बाई एल कॉन्स्टेंट आ गया, साथ में डी टी का इंटीग्रेशन। डी आई का इंटीग्रेशन तो आई आएगा बेटा, और एल का डी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा। इस केस में तुम्हारे पास करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ जाएगा। मैं इसमें क्या बोल पा रहा हूं कि यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे करंट है, और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, ओके। और ये एंगल तुम्हारा थीटा आ गया। It is a straight line which is passing through the horizon. तो हम यहाँ पे ये चीज को नोट करते हैं कि यहाँ पे ये चीज को नोट करते हैं बेटा कि if there is zero resistance circuit, क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस सर्किट ही था ना, इसमें कोई रेजिस्टेंस थी नहीं। If there is a zero resistance circuit which is connected across a battery, the current in the circuit will become infinity right after the switch is closed in ideal condition. मैं वैसे बता देता हूँ क्यों, क्योंकि बेटा करंट जो होता है वो क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, और जब तुम्हारे पास आर ही जीरो हो गया तो एनीथिंग बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। पर इसमें इंडक्टर लगा हुआ है, क्योंकि उसने बोला आइडियल कंडीशन में एकदम से इन्फिनिटी हो जाता है। बट इफ इंडक्टर, अगर तुम इंडक्टर को यूज करते हो, बट इफ इंडक्टर इज कनेक्टेड, जैसे हमने अभी लगाया अक्रॉस अ बैटरी के अक्रॉस, देन इट स्टिल अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, ऐसा बोल रहा है वो। बट नॉट इंस्टेंटेनियसली, पर इंस्टेंटेनियसली नहीं जाएगा ये, है ना, इंस्टेंटेनियसली नहीं होएगा इन्फिनिटी, इट विल टेक सम टाइम। अगर वैसे सेल लगाते, जीरो वायर लगाते जिसकी रेजिस्टेंस जीरो है, तो एकदम से करंट इन्फिनिटी हो जाता है। पर अगर तुम इंडक्टर लगा देते तो करंट में इन्फिनिटी तक जाने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ये बोल रहा है वो, भले एकदम से नहीं होगा वो, इट विल टेक सम टाइम टू रीच इन्फिनिटी। एंड इट इज बिकॉज ऑफ, ये किसके कारण होगा, इट इज बिकॉज ऑफ नो डाउट द ऑपोजिशन ऑफ द इंडक्टर, ऑपोजिशन ऑफ द इंडक्टर, इंडक्टर की ऑपोजिशन के कारण, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक रिजल्ट आ गया, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द इंडक्टर। देखो पर अगर अकेला मैं तुम्हें जो बता पाया इधर वो ये था कि एक वायर है, वायर तो तुम सेल के क्रॉस लगा दो तो इसमें करंट इन्फिनिटी आएगा ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, एकदम से चला जाएगा। पर अगर तुम वायर के क्रॉस एक इंडक्टर लगा दोगे और करंट इसमें जाएगा
पर इसमें इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा वो। इन्फिनिटी तक जाने के लिए भी उसको थोड़ा फाइनाइट टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ द इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर जो होता है वो एकदम से करंट को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो उसको अपोज करता है। ओके बच्चा, ओके। अब हम लोग ने एक वर्ड करने लगे हैं बेटा, हमने पहले भी कर रखा है, इसका नाम है ट्रांजिएंट करंट्स। इसका नाम है बेटे ट्रांजिएंट करंट्स। ट्रांजिएंट करंट्स कौन से होते हैं? द करंट्स which flows in the circuit, the currents which flows in the circuit for a very short time. The currents which flows in the circuit for a very short time are called as the transient currents. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल चार्जिंग और discharging of a capacitor and जो भी करने वाले हैं, growth and decay of current, growth and decay of current in LR सर्किट। ये हमने CR सर्किट किया था, CR कैपेसिटर रेजिस्टेंस वाला, और ये आ गया LR सर्किट। ठीक है, अब हम लोग LR सर्किट के बारे में ये पढ़ने वाले हैं। ये आ गया LR सर्किट आ गया। ठीक है, ओके, ये रिजल्ट आ गया। दिस इज द LR सर्किट। अब देखिए, हम लोग अभी LR सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रोथ ऑफ करंट की बात करते हैं इन LR सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए करना कैसे है। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है, एक सेल लगाइए और ये आ गया, यहाँ पे T0 आ गया। ठीक है, और ये इंडक्टर आ गया L, ये इंडक्टर आ गया L। ठीक है, और ये EMF आ गया, और ऐसे हमारे पास कुछ डिस्कशन करने वाले हम लोगों की। देखिए ये बात तो श्योर है, T0 पे तुम्हारे पास करंट 0 होगा, और एट एनी टाइम T बेटा
तुम्हारे पास जो करंट है वो आई हो गया। और जब टी के वैल्यू तुम आइडियली जब तुम इन्फिनिटी मानते हो तो जो करंट होता है वो तुम्हारे पास आई नॉट हो जाता है। अब ये आई नॉट होता क्या है? आई नॉट का मतलब होता है कि इंडक्टर नहीं प्ले कर रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस रोल प्ले कर रहा है, और वो आ जाता है ई बाय आर। क्योंकि जब मैंने पहले भी बताया था, जब इनफाइनाइट टाइम हो जाता है तो इंडक्टर जो होता है वो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। तुम्हारे पास इस सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस रह गया बेटा और एक सेल रह गया, और उसके कारण ये ईएमएफ आ गया, और उसके कारण तुम करंट निकाल रहे हो। इसका वैल्यू तुमने लिख दिया ई बाय आर। ओके, मैंने तुम्हें पहले बोला था कि जब इंडक्टर फुल्ली जैसे काफी ज्यादा टाइम के लिए हम यूज करते हैं, काफी ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं, तो वो जो इंडक्टर होता है बेटा वो तुम्हारे पास एक क्या बन जाता है, वो एक फुली कनेक्शन के मोड में आ जाता है, कि मतलब वो फुल कनेक्ट कर देता है करंट को। फिर हमारे पास सर्किट के अंदर सिर्फ कितना करंट आएगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, एंड दैट इज द मैक्सिमम करंट। इसको याद रखिए, ठीक है। अब सुनिए अप्लाई द केवीएल, क्योंकि तुम ये चीज देख पा रहे हो, तुम लोग अभी ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में बात कर रहे हो, मतलब द करंट इज इंक्रीजिंग। अप्लाई केवीएल, अप्लाई द केवीएल एट एनी इंस्टेंट टी, क्योंकि टी इंस्टेंट पे करंट आई है, तो इसमें करंट आई आ रहा है और इंस्टेंट टी है। अब लॉजिक सुनते जाना, बहुत जबरदस्त, ठीक है। देखो, हम लोग यहां से शुरू करेंगे जर्नी अपनी, यहां से इधर तक चलेंगे, फिर यहां तक जाएंगे, फिर इसको क्रॉस करेंगे, फिर इसको जाते 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 फिर इसको क्रॉस करेंगे, फिर इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, स्टेप बाय स्टेप देखना। जब तुम इधर से इधर जा रहे हो, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जब तुम इधर से इधर जा रहे हो, ये वाला, तो तुम्हारे पास ये आ रहा है माइनस आई आर। अब जब तुम इधर से इधर जा रहे हो और ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में लिख रहे हो, तो ग्रोथ ऑफ करंट कहता है कि कन्वेंशनल करंट तुम्हारे पास इधर आ रहा है तो उसको अपोज करना है, तो इस वजह से इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। फिर तुम जब इससे इस साइड पे जाओगे तो इसका ईएमएफ भी नेगेटिव आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। अब जब तुम इसको क्रॉस करके इधर आगे, फिर इधर आगे, फिर इसको क्रॉस किया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये प्लस ही आ गया, और फिर यहाँ पे पहुंच गए तो ये जीरो आ गया, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब तुम क्या करने वाले हो, इसको रीअरेंज करने वाले हो। कैसे? देखो, हमारे पास आ गया ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब मैं कुछ इस यहाँ पे ट्रिक क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, डी आई लिख दूंगा और नीचे ई माइनस आई आर लिख दूंगा, ठीक है। उसको लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ, और डी टी ऊपर को लिख देता हूँ मैं, और एल जो है वो नीचे डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, ऊपर वाली क्वेश्चन, इंटीग्रेट विद द प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट्स क्या? क्योंकि यहाँ पे जब तुम इंटीग्रेशन का साइन लिखने वाले हो बेटा, ये डी आई आएगा, और ये कितना आ जाएगा, ई माइनस आई आर। ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/L, और ये डी टी। कहाँ से लेके कहाँ तक, ये जीरो पे करंट भी जीरो, तुम्हें अभी बताया था मैंने, टी जीरो पे करंट जीरो, और जब टाइम टी है तो करंट कितना है, आई जब टाइम टी है। अब थोड़ा सा पॉइंट सुन लो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स जो होता है वो नेचुरल लॉग एक्स होता है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है बेटा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी बेटा, नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है, और बाय ए।
ये फॉर्मूला आता है नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस बी बाय ए। अब यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन तो ix ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो di बाय इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ i कितना आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ e माइनस आई आर बाय माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे x की जगह तुम i लिख दो तो ये आई आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ e माइनस आई आर बाय माइनस आई आर। और ये आ गया बेटे 1 बाई एल। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है t, ये आ गया 0 से t, ये कितना आ गया 0 से t। ठीक है, ये आ गया 0 से t और ये आ गया 0 से i। अब फिर मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये बेटा dx बाय ax प्लस बी है, ये किसके बराबर आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस बी बाय ax प्लस बी का इंटीग्रेट, मतलब यहाँ पे तुम x का कोफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ पे a लिख दोगे। वैसे यहाँ पे तुमने लिखा डी आई बाय, इसको ऐसे लिख दो माइनस आई आर प्लस सी, वैसा ही जैसे ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ x की जगह i लिख दिया। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ माइनस आई आर प्लस सी बाय ex था। अब x कौन है यहाँ पे, x कौन है यहाँ पे i, और a कौन है माइनस आर, तो ये माइनस आर, बस वही लिख दिया। ओके बेटा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखा तूने, नेचुरल लॉग ऑफ e माइनस आई आर, मतलब i को पहले i लिख दिया, फिर i को तुमने क्या लिख दिया 0, फिर ये नेचुरल लॉग ऑफ e आ गया। अब ये माइनस आर ऊपर चला गया और ये बेटे t माइनस 0। फिर दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोला e माइनस आई आर, एक बार अपर लिमिट लिख दिया तूने i, तो e माइनस आई आर, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो i को अब 0 पुट कर दिया, तो नेचुरल लॉग e रह गया। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत फेमस है, आई होप सभी को पता ही होगा इस चीज के बारे में। तो बेटा नेचुरल लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके e माइनस आई आर बाय e, ये लॉग का फॉर्मूला होता है, और ये बेटे माइनस ऑफ r बाय एल इंटू टी। यहां से जब तुम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने वाले हो, कितना आ रहा है 1 माइनस आई आर बाई ई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ आर बाई एल इंटू टी। अच्छा, पर तुम्हें ये भी पता है कि जो ई होता है, अभी तुम्हें बताया भी था, ई होता है वो किसके बराबर होता है, आई नॉट आर के। देखो एक बार फाइनाइट टाइम के बाद मैंने तुम्हें बताया था, ये देखो मैक्सिमम करंट आई नॉट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू ई बाई आर होती है, ई की वैल्यू आ गई ई नॉट। यहां से बेटे 1 माइनस आई बाई आई नॉट, आर आर कट जाएंगे, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ आर बाई एल इंटू टी। यहां से जब तुम आई निकाल रहे हो तो वो आ रहा है आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये रिजल्ट आ गया, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, आई का वैल्यू this is called as the growth of current in LR circuit. This is called as the growth of current in LR circuit. इसको याद कर लेना बेटे फॉर्मूला को, और ये फॉर्मूला किसके बराबर आ रहा है, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ आर बाई एल इंटू टी। ये रिजल्ट आ गया, I is equal to I naught 1 minus e raised to power minus r by l into t। ये इसका रिजल्ट आ गया। ओके, ग्रेट, ये रिजल्ट आ गया बेटा। अच्छा, अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। चलो एनालिसिस इसका इमीडिएट बाद में करते हैं।
पहले दोनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसको कैसे करना है। यहां तक बेटे समझ लग गया? देखो एक बार, चलो ये इसको फिर फिनिश कर भी लेते हैं, इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो कंक्लूजन में सबसे पहला पॉइंट, जब तुम इस इक्वेशन में t को 0 पुट कर रहे हो तो तुम्हारे पास i का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। देखो एक बार, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 1 - 1 0 होता है, तो i 0 आ गया। तो यही हमने पहले भी असम्पशन लिया था, सेकेंड असम्पशन। जब तुम t को इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो ये 1 बाय e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब 1 बाय e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है? 0। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। ये आ गया, ये 0 हो गया, तो i का वैल्यू तुम्हारे पास i नॉट आ गया। तो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरा बात बच्चों, अच्छा ये भी चलो मान लेते हैं, इसका मतलब समझो, करंट 0 हो गया, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जो तुम ये इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा रहे हो सेल के साथ, तो इन दोनों कंक्लूजन्स का मतलब क्या है? इस कंक्लूजन का मतलब ये है कि ये जो 2 पॉइंट्स तुम मार्क कर रहे हो, ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें से करंट क्या है? 0। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना, ये वाला। और इसका मतलब क्या है? क्योंकि आई नॉट आ चुका है और आई नॉट ई बाय आर होता है, इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच में तुम ये मान लोगे कि वायर ही लगी हुई है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। और ये सेल आ गया, और एक तरह से ये तुम्हारे पास जब यहाँ पे और यहाँ पे सेम पोटेंशियल आ जाता है, तुम इसका नाम क्या बोलते हो? ये शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि अब ये अपोजिशन नहीं दे रहा। तो यहाँ पे तुम ये चीज का कंक्लूजन ध्यान में रखने वाले हो, T0 पे इंडक्टर जो होता है वो एक ओपन सर्किट होता है, और T जब इंफिनिटी काफी ज्यादा हो जाए तो जो इंडक्टर होता है बेटा वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये एक फंडामेंटल पॉइंट्स है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया। और थर्ड पॉइंट है बेटा, हम लोग बोलते हैं कि अगर टी का वैल्यू L बाय आर हो जाए, पहले इसका नाम टाउ होता है। टाउ क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्यों लिखा, क्योंकि तुमने अभी करंट का वैल्यू मेरे साथ साथ बोल लेना, याद हो जाएगा। I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। ये तूने करंट का नाम लिखा, और यहाँ पे तुमने t का वैल्यू L बाय आर करा, तो L और L कट गया, R और R कट गया, e की पावर -1। तो इस वजह से तुम्हारे पास I का वैल्यू आ गया I नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस 1 बाय ई। और जब तुम अब E का वैल्यू जो होता है बेटा वो कुछ होता है 2.713 करके, 123 कुछ ऐसा। जब तुम इसका वैल्यू पुट कर देते हो तो यहाँ से I का वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0.632 I नॉट आ जाता है। यहाँ कह सकते हो 63.2% ऑफ I नॉट। ये इस वजह से तुम ये बोल सकते हो कि जो टाइम कांस्टेंट है उसको तुम टाउ बोलते हो इन growth of current in LR circuit, in growth of current in LR circuit
is that time in which current has raised from 0 to 63.2% of the I naught. 0.632% of the I naught. ये I naught की मैक्सिमम वैल्यू तक ये पहुंच जाता है, 0 से 63.2% of I naught. ओके, ये रिजल्ट आ गया. और जब तुम इसका ग्राफ बनाते हो बच्चों, जब तुम ग्राफ बनाते हो हंसते हंसते, क्योंकि तुम्हें इतनी नॉलेज तो अब तक हो चुकी होती है, तो तुम ये ग्राफ बनाते हो ऐसे, यहाँ पे टाइम लिखते हो और यहाँ पे तुम आई नॉट लिखते हो, जो कि बेसिकली E/R होता है, और ये करंट होता है ऐसे, तो इसमें करंट एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, और ये ऐसे जाता है, इट नेवर मीट्स but it goes like this, and this is called as the asymptote. इसका नाम हम लोग asymptote कहते हैं. ये एक asymptote है. ओके, asymptote बोल रहे हैं. और जो तुम टाइम कांस्टेंट की बात बोल रहे थे, तो ये यहाँ पे आएगा, और इसका नाम तुम टाउ लिखोगे, जिसका वैल्यू L/R होता है, और ये बेटे 0.632 आई नॉट होता है. और ये भी बात याद रखो कि L/R क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, उस वजह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M0L0T आएगा. यहाँ L/R के जो यूनिट्स हैं वो तुम्हारे पास क्या आएंगे, सेकेंड्स. L/R के यूनिट्स क्या आएंगे बेटा, सेकेंड्स. ठीक है, ये रिजल्ट है. तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. देखिए, अब आगे नेक्स्ट आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. अब इंडक्टर में स्टोरेज ऑफ एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. इंडक्टर में एनर्जी कैसे स्टोर होता है, ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, अब ये डिस्कस करने वाले हैं. देखिए क्या होता है. देखिए, होता क्या है कि इंडक्टर जो है ना तुम्हारे पास बेटा, तुम t0 पे मान रहे हो, तुम्हारे पास करंट 0 है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, 0. पर जब तुम इसमें करंट भेज रहे हो और करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाता है. और E जो है वो L/dI/dt है. और इसमें होता क्या है जी, क्योंकि जो तुमने इंडक्टर लगाया है, बाहर एक सेल लगाया, सेल से करंट जा रहा है. अब जब सेल से करंट जा रहा है, जब सेल से करंट जा रहा है,
तो हमारे पास जो इंडक्टर होता है जी, ये चीज आती है ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग इसमें, ये सेल है आपके पास बाहर से, ये इंडक्टर है। तो अब ये बोलते हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, वर्क इज बीइंग डन ऑन द इंडक्टर by the external source, by the external source. By the external source, or it will absorb the energy. It will absorb the energy, कि वो एनर्जी को absorb करेगा, ठीक है। देखिए करना क्या है, the power जो सप्लाई किया, the power supply to the inductor, कितना पावर आ गया EI, और E तुमने अभी लिखा कितना होता है, L di/dt into I, ये वाला L di/dt into I, और सो एनर्जी एब्जॉर्ब कितना आया, सो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर, इंडक्टर ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया इन टाइम dt, तो तुमने बोला du किया, जो कि क्या होता है पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला तुमने लिखा Li di/dt इंटू dt, dt कट गया, तो ये तुम्हारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब का फॉर्मूला आ गया, कितना Li di, ये एनर्जी एब्जॉर्ब का फॉर्मूला आ गया। सो हम बोल रहे हैं कि एज इंडक्टर करंट rises from 0 to I, then total energy absorbed by the inductor is, total energy के लिए ऑब्वियस ही बात है बेटा, तुम इंटीग्रेट करोगे, T0 पे कोई एनर्जी नहीं है, करंट अगर आई हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई U, इसका नाम तुम UL लिख लो, UL बोले तो इंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्ब जो है, तो UL आ गया, तो UL का वैल्यू कितना आ गया, हाफ L I स्क्वायर बाय 2, 0 से I, ये आ गया हाफ L I स्क्वायर, ये इंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया, हाफ L I स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। So it's a very, very simple concept for us, okay? Okay. तो जैसे तुम्हें रिमाइंडर देता हूं, जैसे तुम्हें कैपेसिटर में एनर्जी लिखा था बेटे हाफ CV स्क्वायर, वैसे ही तुम्हारे पास इंडक्टर में एनर्जी आ गया हाफ Li स्क्वायर, हाफ Li स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे तुम ये भी चीज को नोट कर सकते हो कि तुम लोग यहाँ पे डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड
एनर्जी डेंसिटी लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी लिखोगे, इसको तुम स्मॉल यूबी लिख सकते हो। याद है कैपेसिटर वाले में स्मॉल यू सी लिखा था और उसका वैल्यू था हाफ ऑफ सैलम नॉट ई स्क्वायर। तो नो डाउट इसमें ये वैल्यू हाफ ये बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट हो जाएगी। ये फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक, ये वैसा ही है जैसे कैपेसिटर में था, लाइक कैपेसिटर। कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होती है और इसका नाम तुम यूएम लिख लो, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और ये हाफ ऑफ सैलम नॉट ई स्क्वायर। मतलब कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में एनर्जी स्टोर होती है और इंडक्टर में ये मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में जो एनर्जी है वो स्टोर होती है। और जैसे तुम कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर लिखते थे, वैसे ही तुम इंडक्टर में इसका फॉर्मूला लिखोगे हाफ एल आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये था इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का, ये मैग्नेटिक एनर्जी का, सॉरी डेंसिटी नहीं एनर्जी का। ठीक है, पहले जो रोल कैपेसिटर प्ले कर रहा है वही रोल इधर एल प्ले कर रहा है, जो रोल इधर पोटेंशियल प्ले करता है वही रोल इधर कौन प्ले करता है, करंट। ठीक है, ये चीज को याद रखिए। और जो रोल इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्ले करता है वही रोल इधर मैग्नेटिक फील्ड प्ले करता है। बस मतलब लॉजिक बहुत एनालॉजी वाला है, सेम सेम सिंपल सिंपल। ठीक है, और अगर तुम बोलते हो बेटा इसमें फील्ड एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक field energy of magnetic stored in a current carrying inductor, करंट कैरिंग इंडक्टर, कि करंट कैरिंग इंडक्टर के अंदर कैसे फील्ड एनर्जी को हम लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है बेटा, ये इंडक्टर होता है तुम्हारे पास, ठीक है, इसमें बेटा करंट जा रहा है तुम्हारे पास आई, इसका बेटा जो एल है इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टोटल एंड नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल लेंथ आ गई एल। तो बेटा जल्दी जल्दी से तुम मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे किसके बराबर, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। और अगर तुम टोटल फील्ड एनर्जी लिखना चाहते हो इन इंडक्टर, मतलब यू बी लिखना चाहते हो, तो ऑब्वियस ही बात है तुम लिखोगे एनर्जी डेंसिटी यूएम, कैपिटल यू, ये स्मॉल यू बी इंटू द वॉल्यूम, टोटल फील्ड एनर्जी के लिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी बेटा, ये तुमने अभी लिखा था, ये क्या होता है, हाफ ई स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम। अब इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है ये, लेंथ इसकी एल है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया, एल। ठीक है, अब देखो जबरदस्त पॉइंट है, हाफ म्यू नॉट, बी का वैल्यू तुम्हें पता ही है कितना है, म्यू नॉट एन आई बाई एल, और इसका स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ, इंटू एरिया इंटू लेंथ। और जब तुम यूएम लिखने वाले हो तो तुम्हारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, हाफ म्यू नॉट, कॉमन टर्म्स को काट दो, तो ये कुछ आएगा हाफ, ये आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाय एल इंटू ए। और तुम्हें पता ही है बेटा ये चीज जबरदस्त वे में, जो इंडक्टर होता था वो क्या होता था, म्यू नॉट एन स्क्वायर
A by L। ये तुम्हारे पास इंडक्टर की वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। ये आ गया L by स्क्वायर। ये वाली टर्म जो थी ये तुम्हारे पास L आ गया, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ गई ऑफ Li स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? बच्चा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है, सो इट्स एनफ फॉर टुडे। आज के लिए सफिशिएंट है ना? कोई डाउट और क्वेरी, एनीथिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग है तो बताओ।